आपको। तो भी आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान दो, ये कॉस्ट ऑफ डेट में और भी एक फॉर्मूला आता है जब भी हमें नंबर ऑफ ईयर्स दिया है, उसका फॉर्मूला अलग है, तो पहले मैं उसको वो दे देता हूं। तो टाइप 2 आज करेंगे हम। क्या करेंगे अभी? कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, उसकी फॉर्मूला। कोई भी डेट को कॉस्ट को बोलते हैं ऑलवेज केडी। कैसे पता चलेगा? मैंने लाइफ ऑफ डेट इज गिवन, मतलब डेट लिया, वापस कब देना है ऐसा दिया तब। जो लेंथी फॉर्मूला है मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला। केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, इंटरेस्ट इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी, मतलब टैक्स का बेनिफिट एडजस्टमेंट हुआ, प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन, पूरा डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। ये पूरी फॉर्मूला में सबका मीनिंग ले लेता हूँ, फिर प्रॉब्लम समझ में आएगा। वेयर यू नो एनपी इज इक्वल नेट प्रोसीड, ऑफ डेट मतलब हमें डेट इश्यू करके कितना रुपीस मिला, आरवी रिडीमेबल वैल्यू वापस कितना देना है। एन नंबर ऑफ ईयर्स, ई टैक्स रेट। सर वेट, टी मतलब टैक्स रेट, टैक्स का कितना रेट है टी, ये टैक्स रेट, टैक्स लिखा है। देखो अभी ये एक सिंपल नॉलेज के लिए समझाता हूँ, ये तो फॉर्मूला अप्लाई करना, लेकिन ये फॉर्मूला का मतलब वो भी समझा देता हूँ। इसमें होता क्या है मालूम है? हमें सपोज कोई भी डिबेंचर इश्यू किया तो पैसा तो आएगा, फिर वापस भी देना है क्योंकि लाइफ दिया है, यू नो। तो देखो न्यूमेटर में तो जो इंटरेस्ट पे करते हैं वही आता है, ब्रैकेट में 1 माइनस थी तो पता है टैक्स का फायदा हुआ उसके बाद, वो तो ठीक है। प्लस आरबी मतलब क्या, कितना मनी वापस देना है, माइनस कितना मिला था, डिवाइड बाय कितना नंबर ऑफ ईयर्स। अभी एग्जांपल, अभी मेरे पास क्वेश्चन एक क्वेश्चन अभी मैं करूंगा, बट सपोज मुझे बोला है मैंने एक डिबेंचर इश्यू किया 100 में, तो नेट प्रोसीड 100, वापस देना 110 सपोज, यू नो, प्रीमियम पे, और 10 साल का लाइफ है,
तो होगा क्या मालूम है, 110 माइनस 100, 10 रुपीज डिवाइड बाई 10, तो पर ईयर 1 रुपीज एक्स्ट्रा आया, ऐसा करके। और ये है एवरेज वाला, दिस इज एवरेज। आपको जितना देना है, जितना मिला था डिवाइड बाई 2 कर दो तो एवरेज कंसेप्ट बन जाता है। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के वही है, लेकिन यहाँ दो वैल्यू होती है, इसके लिए फॉर्मूला बनी, तो ये नॉलेज के लिए मैंने फॉर्मूला भी समझाया। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब भी नंबर ऑफ ईयर्स दिया है तब। अभी आई थिंक मैं सेकंड प्रॉब्लम करने वाला हूँ डेट का, जहाँ नंबर ऑफ ईयर्स दिया है, तो यही फॉर्मूला एप्लीकेशन करके आंसर लेने का ट्राई करना है। चलो हिंट दिया मैंने। लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला करवाया था जब नंबर्स नहीं दिए थे, वो कुछ ऐसा था, इंटरेस्ट इनटू ब्रैकेट 1 माइनस टी डिवाइड बाई नेट प्रोसीड। वो नंबर नहीं दिया है लाइफ का तब करने का, लेकिन लाइफ का नंबर दिया है तो ये करने का। चलो अभी प्रॉब्लम करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, पर फॉर्मूला तो याद ही रखना, वो चॉइस नहीं है आपके पास। चलो ठीक है, अभी मैं एक प्रॉब्लम में आगे बढ़ूंगा तो समझ में आएगा। सो आप आपकी सीट में जाओगे, फ्री फॉर योर सीट, पेज 9, आंसर सेकंड। देखो अभी पढ़ते हैं। कंपनी वांट्स टू इश्यू 15% डिबेंचर, ये इंटरेस्ट का रेट है 15 ऑफ ₹100 ईच, ये फेस वैल्यू है। ओके, अब अंडरलाइन करो, लाइफ इज 10 ईयर। लाइफ आ गया, मतलब आज मेरा डिबेंचर लिया, 10 साल के बाद वापस दूंगा इन 10, ठीक है। टैक्स रेट 40% है, देखो इंटरेस्ट है तो टैक्स पे मेरे लिए काम का है। कैलकुलेट केडी, केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, इफ चार रिक्वायरमेंट, डिबेंचर्स आर इश्यूड एट अ डिस्काउंट 10% एंड रिडम्पशन एट पार, मतलब मुझे मिला 10% कम, देना पार पे ही है। दूसरी पॉसिबिलिटी, डिबेंचर इश्यूड एट 5% डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट 10% प्रीमियम, मिला 5% कम, देना 10% ज्यादा है। ओके। तीसरा, इश्यूड एट 10% प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, मिला ज्यादा, देना कम है। ओके। इश्यूड एट 5% प्रीमियम, उसके बाद फ्लोटेशन कॉस्ट 5% एंड रिडम्पशन 10% प्रीमियम, ये सब चार रिक्वायरमेंट है। ओके, अभी कैसे करेंगे समझो। सबसे पहले कैसे, अभी सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक लिख लेता हूँ जो हर प्रॉब्लम में सेम आएगा। से फेस वैल्यू, ये जो भी डिबेंचर है उसका है 100, ठीक है। इंटरेस्ट 15%, 15% ऑफ 100, 15 रुपीज हम इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। अभी मेन, अभी देखो टैक्स रेट भी दिया है 40%, 0.40 एंड 10 साल। जैसे एन देखा, दिमाग चलना चाहिए, फॉर्मूला नंबर 2, इतना मेरा डेटा ओरिजिनल भी करना है कि एक बार समझ लो, लिखने का जल्दी नहीं करो प्लीज। फर्स्ट टू कैलकुलेट cost of debt, मतलब KD, if debentures are issued at 10% discount and redemption is at par, ऐसा है पहला ही रिक्वायरमेंट। तो देखिए इससे मुझे दो चीज मिलेगा, एनपी एंड आरवी। एनपी मतलब कितना रुपीज मिला, आरवी मतलब कितना देना है, ठीक है। तो पहले नेट प्रोसीड पे जाते हैं। नेट प्रोसीड का मतलब होता है एनपी, फिर मिला कितना, 10% डिस्काउंट है मतलब 100 माइनस 10% ऑफ 100, 100 माइनस 10, पहले मिला 90 रुपीज। रिडम्पशन मतलब आरवी, पार है मतलब 100 का 100 ही देना है, सिंपल। मतलब मिला मुझे 90, वापिस देना है 100। हाँ बराबर। अभी इसको सीधा मैं, आप ऐसा करो, ये लिख लो क्योंकि बहुत बड़ा है, अब इतना तो लिख लो, फिर मैं आगे जाऊंगा तो
लिख लो इतना। चलो अभी मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिया, आप समझ लो ये सब में सेम रहेगा, खाली एनपी और आरबी अलग अलग आएगा। देखो इसका ये प्रॉब्लम में कितना हो, मैं अभी लिखा था, देखो फॉर्मूला लिखूंगा, मे ये सब बेस था, ये फॉर्मूला देखो कैसे। अभी केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, एक बार समझ लो कैसे अप्लाई करना है प्लीज। इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 माइनस टी प्लस आरबी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन पूरा डिवाइड बाय आरबी प्लस एनपी अपॉन, ये मेरा फॉर्मूला हुआ बराबर। अभी इसको अप्लाई करता हूँ, देखो कैसे। इंटरेस्ट अभी ऊपर ही देखो 15 रुपीज इंटरेस्ट है, सब ऊपर से ही मिलेगा 15, 1 माइनस 0.40, जब टैक्स में फायदा हुआ तो अब 0.60 इंटू 9 का 9 रुपीज हुआ, ऐसा दैट इज द मीनिंग, ठीक है। प्लस देखो मुझे वापिस देना है 100 रुपीज, मिला था 90 डिवाइड बाय 10 साल पूरा डिवाइड बाय 100 प्लस 90 अपॉन 2। देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो कैसे। ये 15 इंटू 0.6 होगा तो 9 रुपीज 9 प्लस देखो ये बोला था ना मुझे 10 रुपीज एक्स्ट्रा दिया, लेकिन 10 साल स्प्रेड हुआ तो 1 रुपीज आया, ऐसा कर दिया 1 डिवाइड बाय ये मेरा एवरेज, मुझे देना है 100, मिला था 90, तो एवरेज कितना हुआ 95 हुआ, सिंपल 10 अपॉन 95 0.1052, फाइनल आंसर 10.52। I hope you'll be clear, simple concept समझ में आया, बाद में फॉर्मूला अप्लाई करना है, नथिंग ग्रेट। सर ये 9+1 कैसे आया? 9+1 लिखा है ना, डिवाइड बाय 95, वो 9+1 कैसे आया? कौन सा 9+1? थोड़ा माइक में प्रॉब्लम है, 15 को उन लोग माइनस किए 1 माइनस ये 0.40 किया ना, और देखिए 1 15 माइनस को मल्टीप्लाई किया फिर 0.60 आएगा, इंटू 15 कर कैलसियम में करना पड़ेगा, देख लेते हैं उसका नाम 9+1, हाँ बराबर है। और ये कैसे है मालूम है, कैलसियम 1 माइनस 0.40 कर, जिसका डाउट है ना देखो मैं समझाता हूँ, कैलसियम 1 माइनस पॉइंट तो 0.60 आएगा, इंटू 15 कर, नो सिंपल है ये सब, मैथ्स से एकदम। इज आस्किंग, क्या पूछ रहा है, इज आस्किंग दैट, या ओमकार बोलो क्या पूछ रहा है वो।
ये पूछ रहा है ना कैसे है? हाँ सर, वो 1 माइनस 0.40 को 15 से किया तो आया नहीं। 15 इंटू 0.6, हाँ ओके, समझ में ऐसे कैलसी लेने का, फिर 1 माइनस 0.40 करने का, तो 0.60 इंटू 15, सिंपल। ये अलग कैल्शियम में होगा सब कुछ, हाथ से नहीं होगा भाई, कैल्शियम में कर। तो ये का ये 95, तो सिंपल वापस कैल्सी, हाँ सब सर। कैल्शियम में ही होता है। ऐसे 4 आंसर्स करने, सब में आरबी एनपी अलग अलग आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। सर डन। ये सबको कर लेने दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो अभी सेम प्रॉब्लम में दूसरा। सेकंड, to calculate KD if debentures are issued at 5% discount and redemption is 10% premium. Okay. वही पहले मिला कितना और दिया कितना, नेट प्रोसीड एनपी 100 minus 5% of 100, 100, 95 मिला, देना कितना है? 100 के ऊपर, प्रीमियम 100 के ऊपर ही आता है सब, 100 plus 10% of 100, 110। वो मेरे का आंसर भी आ गया, वेरी गुड, राइट आंसर में है, वेरी गुड। नाउ वी विल टू अप्लाई फॉर्मूला।
महक का तीसरा भी आ गया, वेरी गुड, राइट आंसर है महक, वेरी गुड। बाकी ला कर आराम से। राइट, ये देखा भी आंसर राइट है। इस थर्ड,
Last 9.5 Ritu, right answer, very good. Like last 3 answers ready. Fourth. ये देखो आपको समझ नेट प्रोसीड मतलब एनपी देखो ओरिजिनल पॉइंट परसेंट प्रीमियम में आगे एक बार किया हुआ था। इसको 2 के ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट आता है, माइनस करना है 5% प्रोडक्शन कॉस्ट। वैसे आएगा दोनों ऐड किया तो 100 प्लस 5 105 हो जाएगा।
minus 5% of 105. So eventually 105 minus 5% of 105. Five point 25. Never value. Rand 10. I hope. Is the formula apply कर दो, we haven't any problem. This is इसमें RV NP बहुत अच्छे. Nine point 55. Very good. बराबर है. Yes.
आई थिंक ये हमारा एक दूसरा फॉर्मूला वाला प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। अभी कॉस्ट ऑफ डेट में एक नॉर्मल प्रॉब्लम करना है, जो फर्स्ट फॉर्मूला से लिंक है लेकिन थोड़ा अलग टाइप का है। तो आई थिंक हमारे मैंने पूरा डेट रेडीमेबल है तो कैसे कॉस्ट ढूंढने का वो हमने किया। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, डेट का ही है लेकिन थोड़ा हटके है, पढ़ते हैं। इसमें पूरा अमाउंट दिया है डेट का, ठीक है। कंपनी इज कंसिडरिंग रेजिंग 50 लाख, जब कंपनी को 50 लाख रुपीस चाहिए, ठीक, बाय 1 और 2 ऑल्टरनेटिव मेथड। तो उसके पास दो ऑप्शन है। क्या 12% इंस्टीट्यूशन टर्म लोन, मतलब वो कंपनी 12% टर्म लोन लेगी इंस्टीट्यूशन के पास से, एंड 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, या खुद 11% एनसीडी इश्यू करेगी। ओके, सपोज टर्म लोन लिया तो टर्म लोन वो अट्रैक्ट नो मेजिंग, टर्म लोन में दूसरा खर्चा नहीं है। बट डिबेंचर मैंने इश्यू किया, इट वुड हैव टू बी इश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 3%। तो डिबेंचर में एक तो 3% का खर्चा होगा डिस्काउंट, एंड 50,000 कॉस्ट ऑफ इश्यू। ओके, एडवाइस कंपनी रिगार्डिंग बेटर ऑप्शन बेस्ड ऑन इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन इच केस एज्यूम टैक्स रेट 35% है। तो ये प्रॉब्लम पहले समझना पड़ेगा क्या बोल रहे हैं। देखो, हमें सपोज मैं कंपनी चला रहा हूँ, मुझे 50 लाख रुपीस चाहिए, डेट लेना है। तो देखो, हम 2-3 चीज तो चेक करेंगे। तो सपोज मैं इंस्टीट्यूशन के पास गया और वहां से लोन लेने का ट्राई किया, तो उसने बोला हम आपको 12% इंटरेस्ट के ऊपर लोन देंगे। तो एक मुझे सपोज मैंने इंस्टीट्यूशन लोन लिया, तो मेरा इफेक्टिव, देखो इफेक्टिव कॉस्ट मतलब क्या, टैक्स में फायदा होने के बाद वो ढूंढना पड़ता है। और दूसरा, मैंने खुद ने कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू किया, नॉन कन्वर्टेबल, तो कॉस्ट क्या होगा इफेक्टिव, और जिसका कॉस्ट कम होगा वो ऑप्शन में मैं जाऊंगा। तो ये लॉजिक क्रिएट हुआ। अभी देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ। ये पहला ऑप्शन का पूरा इफेक्टिव कॉस्ट ढूंढूंगा। कैसे देखो, कंपनी wants to raise rupees 50 lakh, what is the first option? To take 12% institutional term loan। मतलब मेरे को इंस्टीट्यूशन के पास गया और बोला मैंने 50 लाख, तो बोला 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो लिखा, तो अभी क्या होगा देखो, अभी सब लोग लिख रहे हैं, जल्दी नहीं करो। अभी पहले तो एज्यूम किया मैंने यहाँ से लोन लिया 50 लाख का, टोटल इंटरेस्ट में ढूंढ सकूंगा सीधा। इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा 12% ऑफ 50 लाख, 6 लाख रुपीस। इसमें टैक्स में फायदा होने वाला है, वो भी लेंगे। नेट प्रोसीड, मेरे फॉर्मूला तो पहले लगे क्योंकि मैंने वापस देना ऐसा दिया ही नहीं है। नेट प्रोसीड मतलब मुझे मिला कितना, 50 लाख। ओके, टैक्स रेट है मेरा 35%। सीधा फॉर्मूला लगाने का मैं ट्राई करूंगा। देखो, कॉस्ट ऑफ पहले फॉर्मूला इंटरेस्ट दूंगा 6 लाख, 1 माइनस 0.35 मिला 50 लाख। इसको सिंप्लीफाई करने में समझ के
फर्स्ट फॉर्मूला इसके लिए यूज किया कि मनी वापस देना कब है वो थोड़ी दिया है मैडम पूजा, वेर इज द लाइफ इज गिवन। पूजा ने ऐसा पूछा फर्स्ट फॉर्मूला क्यों यूज किया, अभी आप ही बोलो, इधर नंबर्स दिए हैं कब मनी वापस देना ऐसा दिया है प्रॉब्लम में। आई एम आस्किंग दैट क्वेश्चन टू पूजा, वेदर लाइफ ऑफ असेट, तो जब लाइफ नहीं देते तो पहली फॉर्मूला, लाइफ देते तो दूसरी फॉर्मूला, सिंपल। आई होप इससे ही बोला है, डेट लिया है बस। जब लाइफ नहीं आती है कब देना है तो ऑलवेज पहला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है बस। आई होप पूजा योर डाउट इज क्लियर। ओके, इधर एन है ही नहीं तो कैसे मैं एन का फॉर्मूला लगाऊं। चलो ठीक है, अभी आगे ये तो फाइनली ये 6 लाख विकेट आप करोगे तो 0.65 आएगा, सिंपल मैथ से करना, डिवाइड बाय 5 लाख, फिर आंसर की तरफ लेके जाएगा नियरेस्ट। 6 लाख इंटू 0.65 सर 50 लाख 50 लाख नेट प्रोसीड 50 लाख है ना। 6 lakh divided by 0.65, 6 lakh into 0.65, 390, 50 लाख। पॉइंट 7.8%, पहला आंसर है मेरा। न मैंने टर्म लोन लिया तो मेरा इफेक्टिव कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट में फायदा होने के बाद 7.8, मतलब 12% दिया, लेकिन टैक्स में फायदा हुआ वो हिसाब से 7.8। सोल्व करना 1 मैडम। ये देखना है कौन सा चेक कर दे पूजा, इसको और सोल्व करना है कि ये देखना है, चेक कर लो। तो लिखा है कंपनी वांट्स टू रेज ₹50 लाख, फिर यही लिखा है।
पेमेंट करने के बाद सिग्नल दो। अभी इसमें ही दूसरा ऑप्शन, सपोज मैं खुद नॉन काउंटेबल डिबेंचर इश्यू करूंगा तो कॉस्ट क्या होगा? एक आंसर है 7.8%। जब मैंने इंस्टीट्यूशन के पास से लोन लिया तो मेरा कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट बोलते हैं 7.8%। सब आराम से कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा धीरे धीरे। चलो अभी मैं दूसरा ऑप्शन पे जाऊंगा। तो सपोज मैंने खुद ने नॉन काउंटेबल डिबेंचर इश्यू किया तो उसकी कंडीशन अलग है, 11% है, लेकिन मनी कम मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी है। तो अभी उसको पूरा हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। फिर दोनों आंसर में से जिसका आंसर कम आएगा, देखो कॉमन सेंस है, मैं डेट ले रहा हूं तो जहां मुझे कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा इफेक्टिव वही लूंगा। तो फिर दूसरा आंसर ढूंढे, पहला 7.8 आ गया, फिर सेकंड ऑप्शन। to issue 11% non-convertible debenture। अभी आप समझो, ऑब्वियसली 50 लाख तो 50 लाख है, 50 लाख चाहिए तो 50 लाख ही होगा। अभी आप समझो, डोंट बी राइट टू राइट एनीथिंग, प्लीज समझ लो इसमें क्या है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट कम है लेकिन मुझे मनी भी कम मिलने वाला है। कैसे देखो, पहले इंटरेस्ट में पे करूंगा 11% ऑफ 50 लाख, 5,50,000। लेकिन नेट प्रोसीड इज इंटरेस्टिंग, वो बहुत कम आने वाला है। कैसे देख लो, नेट प्रोसीड इज इक्वल टू ओरिजिनली से ऑफर प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस कॉस्ट ऑफ इश्यू, 3% डिस्काउंट, मुझे चाहिए था 50 लाख, लेकिन 3% कम मिला, माइनस मेरा कॉस्ट ऑफ इश्यू। आई थिंक इश्यू का कॉस्ट है 50,000, कैसे कुछ दिया था 50,000, इवेंचुअली 50 लाख माइनस 1.5 लाख माइनस 50,000, तो मुझे मिला ओनली 48 लाख। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। 50 लाख का था, 3% डिस्काउंट में इश्यू किया तो 1.5 लाख तो उधर ही कमा गया, और ये इश्यू करना खर्चा और 50,000, तो आपको मिला खाली 48 लाख। दिस इज वेरी गुड। नाउ यू कैन अप्लाई फॉर्मूला, इंटरेस्ट पता है, टैक्स रेट भी पता है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, विल गेट एन आंसर।
7.15 थोड़ा गलत है दोस्त। कौन है रितु में 10 कम मिस्टेक ऐसा लग रहा है। 7.45 होना चाहिए। I'm doing it। कुछ अपने गड़बड़ किए। 7.4 बराबर है। यस, मैं कर रहा हूँ। राइट। अभी दोनों कंपेयर करोगे तो उसमें 7.80 है, 7.44 कम है, तो हम ये ऑप्शन में जाएंगे। कम देखना, मैं दिखाता हूँ कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखना है। दोनों में से कौन सा, मतलब 50 लाख में टर्म लोन लेके लूंगा या खुद का कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू करूंगा, तो ये कॉस्ट इधर कम है, तो वही करना पड़ेगा। कंक्लूजन लिखना पड़ेगा।
लेस ऐसा नहीं देखने का मैडम, हमें फाइनल कॉस्ट देखना है। ये जो भी है हमें कितना मिला और कितना दिया उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अप्लाई करो ना, मेरा मुझे इंटरेस्ट भी कम देना पड़ता है। आई होप 2 लाख भले कम मिला खान, लेकिन इंटरेस्ट भी कम दिया ना, तो अल्टीमेटली लास्ट आंसर देखना है, ऐसा नहीं देखना है कि कम दिया, क्योंकि आप पहले में चेक करोगे तो 6 लाख इंटरेस्ट दिया था, मिला था भले 50 लाख। आई होप यू अंडरस्टैंड। हेंस हमें पूरा फॉर्मूला लगा के फाइनल आंसर को चेक करना है कि एक में आता है 7.8 मतलब 7.80 और इधर आता है 7.44, तो कम, तो ये इफेक्टिव कॉस्ट बोलते हैं इसको। आई होप ऐसा नहीं देखने का कि कम मिला हमें, तो लास्ट में कितना, क्योंकि पहले में क्या आया, जब मैंने टर्म लोन लिया तो 6 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया जो ज्यादा था, भले मिला 50 लाख। दूसरे में मैंने इंटरेस्ट कम दिया 5.5 लाख, मिला भी कम, तो इवेंचुअली कैसे पता चलेगा, तो ये बेस्ट इज लास्ट आंसर, ऑलवेज याद रखो। ये कम है वहां मैं जाऊंगा, उसको बोलते इफेक्टिव कॉस्ट। मैंने टर्म लोन लिया तो 7.8 होता है, इधर 7.44, तो यही अच्छा है कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ कंक्लूजन। हमारा अब पहला सोर्स खत्म हुआ, कॉस्ट ऑफ डेटा। अभी एक नया कॉस्ट ऑफ रेफरेंसेस पे जाएंगे। अब इतने कंप्लीट करके बस सिग्नल, तो फिर आगे थियरी, फिर उसके प्रॉब्लम, डेट वाले प्रॉब्लम हमने कवर किए इंडिविजुअल। आराम से, कोई जल्दी।
चलो अभी आ गया। मैं दूसरा सोर्स प्रेफरेंसेस, उसका भी नोट लिखना पड़ेगा हमें। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस, उसको केपी बोलते हैं, उसमें भी दो टाइप के प्रॉब्लम। सेम आगे जैसा रिडीमेबल सेम। दो टाइप। आगे जैसा है, जब भी लाइफ नहीं दिया है प्रेफरेंसेस का, या लाइफ दिया है, चलो अभी पहले वाला फर्स्ट, इसमें भी अगेन दो फॉर्मूला, पहले ये वाली करेंगे, उसका प्रॉब्लम करेंगे, लाइक दैट सेम अभी डेट में क्या था नहीं से। अभी कॉमन सेंस थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि सपोज प्रेफरेंसेस मैंने इश्यू किया, बराबर, तो मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा, तो कॉस्ट हो जाएगा। और दूसरा आता है डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, मतलब डिविडेंड जो दिया उसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को भी देना है। दूसरा, ऑलवेज प्रेफरेंस डिविडेंड एनपीएटी के बाद आता है, मतलब इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। अप्लाई करो कॉमन सेंस, मैं डिविडेंड कब दूंगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद। तो इधर टैक्स रेट का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि फॉर्मूला में टी है ही नहीं, तो याद रखना है थोड़ा कॉमन सेंस। तो अभी मैं बेसिक थोड़ा लिखता हूँ। ए, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल,
वो तो ऑलवेज के मतलब कॉस्ट पी मतलब प्रेफरेंस है, इसका फॉर्मूला में अप्लाई करूँ। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस से इश्यू का मनी लिया तो प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ता है, प्लस डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स। सिंपल, सबका मीनिंग लिख लेता हूँ। नोट, preference dividend is calculated as percentage of face value ये फॉर्मूला नंबर 1। तो जनरली प्रेफरेंस रेशियो किया तो प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ता है, वो ऊपर प्लस डीडीटी एक नया है, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। कैसे? तो डिविडेंड का परसेंटेज लिखा ही है सब, और प्रॉब्लम में करेंगे। इसमें भी दो फॉर्मूला, जब लाइफ नहीं दिया तो ये फॉर्मूला,
प्रेफरेंस रेशियो का मनी वापस कब देना है, लाइफ दिया तो दूसरी फॉर्मूला वही, इसमें भी दो। चलो आई थिंक अभी प्रॉब्लम पे जाएंगे। नंबर 3, आंसर 3 पढ़ते हैं। कंपनी वांट्स टू इश्यू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100, फेज वैल्यू 100, 12% डिविडेंड देना है। प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट है ये, फेज वैल्यू 100, 12% तो डिविडेंड 12%, 12 रुपीस देना है। एट 150 मतलब आपको आपने इश्यू किया 150 में, सब बोल रहे 100 तो फेज वैल्यू है, ठीक है। टैक्स रेट 25%, इस पर टैक्स रेट मेरे लिए कोई काम का नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट केपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 10% दिया है, तो जो प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा उसके ऊपर 10% गवर्नमेंट को भी देना है, ठीक है। अंडरराइटिंग कमीशन 3%, रोटेशन कॉस्ट 2%, ये सब मेरा नेट प्रोफिट को कम करेगा। देखो कैसे करता हूँ, समझो। तो ऑलवेज पहले फेस वैल्यू लिखना है, लिखना है नहीं करो, पहले समझो। फेस वैल्यू मतलब प्रेफरेंस रेशियो का उसका फेस वैल्यू 100 है, ठीक। प्रेफरेंस डिविडेंड 12%, ₹12, तो ये भी ठीक है। अभी मैंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, देखो डीडीटी बोला है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसका मतलब समझो। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स फुल फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम डीडीटी बोलते हैं ऑलवेज। ये 10% है, मतलब क्या मालूम है, आपने जो प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया उसका 10% गवर्नमेंट को देना है, तो डीडीटी हो गया 10% ऑफ 12, ऑलवेज याद रखने का। 12 रुपीज कंपनी ने किसको दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस डिविडेंड करके। उसके बाद 10% बोले तो 1.2 गवर्नमेंट को दिया डीडीटी। दिस इज अ न्यू पॉइंट, मैंने फॉर्मूला में दिया है। चलो ठीक है, एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन मुझे मिला कितना उसके लिए भी इंटरेस्टिंग है। नेट प्रोसीड टू ऑफर प्राइस माइनस अंडरराइटिंग कमीशन माइनस रोटेशन कॉस्ट।
इफ आई अप्लाई, मेरा देखो ऑफर प्राइस 150 का है, तो 100 का फेस वैल्यू मैंने ऑफर किया 150 में, ठीक है, माइनस अंडरराइटिंग कमीशन 3% है, तो 150 का 3%। रोटेशन कॉस्ट शायद 2% है, वो भी 150 का। So eventually 150 minus 4.50 माइनस 3 रुपीज, तो हो गया रुपीज 142 पॉइंट मुझे मिलेगा इवेंचुअली 142.50। 150 में इश्यू किया, लेकिन 3% कमीशन देना पड़ा अंडर राइटिंग उसके ऊपर, और 2% फ्लोटेशन मतलब इश्यू करने का खर्चा, तो 7.5 रुपीज उधर कम हो गया, मिला 142.50। now you can apply formula and get an answer straight away. Sorry. और मैं लगा दो, फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड 12 प्लस डीडीटी 1.2,
आंसर किसने किया चेक? 9/26 राइट आंसर है, वेरी गुड। Yes, 9.26. मतलब इसमें ही फॉर्मूला नंबर 2 में लाइफ दिया है तो वही अपना आरबी वाला स्टेप। तो इसमें भी दूसरा फॉर्मूला हम लिख लेते हैं अभी। एक फॉर्मूला का एक ही प्रॉब्लम है शायद इसमें, यू नो बेसिक विल अंडरस्टैंड कैसे करना है। नाउ विल राइट फॉर्मूला नंबर 2, फिर उसका एक प्रॉब्लम है शायद cost of redeemable preference when life of preference share is given बी करके वो लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला हो गया, अपना आंसर भी होगी बी। वो पहले फॉर्मूला वो is some meaning nothing great।
ऐसा नहीं, आप समझो ये पूरा लॉजिक क्या है कि व्हेन नंबर्स आर नॉट गिवन हमें प्रेफरेंसेस, बराबर, देन हाउ वी हैव टू कैलकुलेट उसका कॉस्ट, मतलब ये लोग ने प्रोविजन रखा हुआ है, ऐसा आप बोल सकते हो। इफ नंबर्स आर नॉट गिवन, लाइफ ऑफ प्रेफरेंसर इज नॉट गिवन, तो कैसे आप आंसर्स ढूंढोगे? तो इट इज नॉट मटेरियल के कंपनी कैन इश्यू, रिडीमेबल्स एरिया कैन नॉट इश्यू। वो लोग ने दो स्टाइल की फॉर्मूला बनाई, बराबर, कि सपोज आपने प्रेफरेंसर इश्यू किया और मनी वापस नहीं देना है तो उसका बोलोगे इरिडीमेबल। ऐसा है तो कैसे आंसर कैलकुलेट करने का? आई होप ये संदीप है, बराबर। और दूसरा, सपोज आपने शेयर इश्यू किया और मनी वापस देना है रिडीमेबल, तो कैसे ढूंढने का? समझ में आया? सो इट इज नॉट दैट मच मटेरियल के कंपनी कैन नॉट इश्यू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, वो लोग ने फॉर्मूला बना के रखा है, आई होप। और फिर क्या बोला कि अभी हम प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे? तो जब कोई भी प्रॉब्लम करते हैं वहां नंबर नहीं आता है तो लोग बोलते हैं आप इज्यूम करो इरिडीमेबल, ऐसा करके करने का। और जब नंबर्स आता है, जैसे कभी मैंने प्रॉब्लम किया था, उसमें वापस मनी कब देना है वो नहीं है, तो पहले फॉर्मूला से करने का। और अभी मैं एक प्रॉब्लम आई डोंट नो करूंगा तो इसमें नंबर देंगे तो दूसरी फॉर्मूला से करने का। समझ में आया संदीप? तो ये वो लोग ने प्रोविजन करके रखा है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैं आंसर आना चाहिए। वो इट्स नॉट, मतलब मटेरियल के कंपनी कैन इश्यू रिडीमेबल शेयर और कैन नॉट, उससे इसको कोई लेना देना है ही नहीं। वो लोग ने दो सेट फॉर्मूला के दिए कि ऐसा है तो ये फॉर्मूला, ऐसा है तो ये फॉर्मूला, लाइक दैट। आई होप संदीप समझ में आया? तो अभी हम पता कैसे चलेगा दो सेट है तो जब अभी देखो, सपोज अभी मैं एक प्रॉब्लम देखता हूं तो उसमें नंबर्स दिए हैं तो पता चलता है रिडीमेबल वाला। जैसे कि इफ यू ऑब्जर्व, दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 5वां। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जिसका सोल्ड एट 100, 9% डिविडेंड टू बी रिडीम ऑफ 110 आफ्टर 5 ईयर। तो ऐसा बोला 5 साल के बाद मनी वापस देना है, मतलब ये यहाँ आप एन वाला फॉर्मूला लगाओगे, रिडीमेबल वाला। प्लीज अंडरस्टैंड। सो दैट इज द स्टेप। जब लाइफ नहीं दिया है, नंबर्स नहीं दिया है, तो पहले फॉर्मूला से कर रहे हैं, बराबर, लाइक दैट। ओके, सो विद दैट हिंट अब ये दूसरी फॉर्मूला हो गई हमारी रिडीमेबल वाली। इसके बाद आई थिंक कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो आई थिंक आंसर नंबर 5, इफ यू ऑब्जर्व आंसर नंबर 5 क्या दिया फाइनल में? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर सोल्ड एट 100, 9% डिविडेंड। तो देखो पहले फेस वैल्यू, प्रेफरेंस डिविडेंड 9%, 9 रुपीज, चलिए 2 हो गया, फिर नेट प्रोसीड मिला 100 ही, रिडीमेबल 110, एंड नंबर ऑफ इयर्स 5। दिस इज देयर, मतलब अभी जो 100 रुपीज इश्यू करके मैंने प्रेफरेंस शेयर ली है, 5 साल के बाद 110 वापस देना, ये मीनिंग हो गया। नंबर से आ गया था, फॉर्मूला नंबर 2 हो गई इसकी, डीडीटी है ही नहीं। प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस डीडीटी लिखते हैं क्योंकि है ही नहीं। Now substitute all the values and try to get an answer.
Very good. 10.47 right answer. Yes. चलो बच्चों, आई थिंक आज का टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया। अभी हमारा एक नया सोर्स प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट बहुत अलग अलग फॉर्मूला वाला है। दैट इज माय नेक्स्ट टारगेट व्हेन हमारा नेक्स्ट लेक्चर इज ड्यू। तो आज हमने डेट का दूसरा फॉर्मूला किया, प्रेफरेंसेस का दोनों फॉर्मूला किया। विद दैट लेक्चर इज गेटिंग ओवर। बाय बाय एवरीबॉडी, एंजॉय योर डे, गुड नाइट।